हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद माया मैम। आज हम एक साथ इन सभी 8 पोएम्स का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमारी फर्स्ट पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि लिखी है जॉन मिल्टन ने। उनका जन्म हुआ था 1608 में और उनकी डेथ हुई थी 1676 में। 17वीं सेंचुरी के ये पोइट थे और इस पोएम का जो फर्स्ट नाम था वो एक्चुअली ये नहीं था बल्कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड था और बाद में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पड़ा। ये पोएम 1655 में लिखी हुई थी और तब लिखी थी जबकि जॉन मिल्टन 44 ईयर्स के थे। ये एक सोनेट है जो कि पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी हुई है जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। राइमिंग स्कीम इसकी है ABBA, CDE और जॉन मिल्टन के ब्लाइंड होने के 3 साल बाद ये पोएम लिखी हुई थी। स्टेंजा फर्स्ट की हम बात करें तो जॉन मिल्टन शिकायत करते हैं कि उनकी उम्र के आधे सालों में यानी कि 44 ईयर्स की उम्र में ही उनकी आंखें चली गई है, उनकी आईसाइट चली गई है और इस डार्क और वाइड वर्ल्ड में अब वो किस तरह से सरवाइव करेंगे। और उनका जो एकमात्र टैलेंट था पोएम लिखने का, राइटिंग पोइट्री का, वो भी जो कि उनकी डेथ तक रहने वाला है वो भी अब उनको यूज़लेस दिखाई दे रहा है। जबकि उनकी जो आत्मा है वो गॉड के सामने और ज़्यादा झुक गई है, विनम्र हो गई है, लेकिन उनका टैलेंट यूज़लेस हो गया है। स्टेंजा नंबर 2, टू सर्व देयर विथ माई मेकर। अब मैं अपने मेकर जो कि गॉड हैं उनकी किस तरह से मैं सेवा कर पाऊँगा, अपने इस टैलेंट को किस तरह से यूज़ कर पाऊँगा, जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है मैं वो काम अब कैसे कर पाऊँगा और किस तरह से मैं अपने इस जीवन के अकाउंट को, लेखे जोखे को उनके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगा। जब मैं वापस गॉड के पास लौट कर जाऊँगा तो क्या गॉड मुझे डांटेंगे कि तुमने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया है, जो कि काम तुम्हारा क्या था, पोइट्री लिखने का, वो तुमने ठीक तरीके से नहीं किया है। क्योंकि मैं अब ब्लाइंड हो चुका हूँ तो मैं उस काम को इस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब मेरी जो आंखों की लाइट है वो चली गई है और मैं अपने एग्जैक्ट डे लेबर जो था वो नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद स्टेंजा नंबर 3 जिसमें पोएम का आंसर है यानी कि ऊपर का जो ऑक्टेव है उसका सेस्टेट यानी कि आंसर है, जिसमें पोइट खुद ही बोलता है कि जल्दी से मुझे रिप्लाई मिलता है अपनी अंतरात्मा से कि गॉड को उन लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है या गॉड अपना रिटर्न कभी नहीं मांगते हैं, गिफ्ट कभी नहीं मांगते हैं। वो उन लोगों से प्यार करते हैं जो कि अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं और यहाँ तक कि गॉड उन लोगों को खूब पसंद करते हैं जो कि सेवा प्रॉपर तरीके से या ऑनेस्टी से कर चुके होते हैं। गॉड का जो स्टेट है वो बहुत ही बड़ा है, उनका दिल है वो बहुत ही विशाल है और उनकी सेवा में थाउजेंड्स एंजल्स लगे हुए हैं जो दिन रात, चाहे वो लैंड हो, ओशियन हो, बिना किसी रेस्ट के भाग रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसलिए गॉड को उनके रिटर्न की, उनके गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉड उन सब लोगों से प्यार करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो सिर्फ स्टैंड रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं, तो गॉड उनकी भी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। आते हैं पोएम नंबर 2 पर, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये लिखी है जॉन डन ने, जिनका जन्म हुआ था 1572 में और उनकी डेथ हुई थी 1631 में। ये मेटाफिजिकल स्कूल के एक लीडिंग पोइट्स में से एक थे। उनकी डेथ के 2 साल बाद यानी कि 1633 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था और ये विमेन के बारे में कुछ मिसोजिनिस्टिक बिलीफ रखते हैं कि कोई भी औरत जो है वो ब्यूटीफुल और फेथफुल दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो आइए स्टेंजा बाय स्टेंजा इसको हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है। फर्स्ट स्टेंजा में वो 7 डिफ़िकल्ट टास्क देते हैं और कहते हैं कि ये सारे टास्क कंप्लीट हो सकते हैं लेकिन एक फेथफुल वुमन का मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो टास्क कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। पहला तो जो वो बता रहे हैं कि जाकर एक फॉलिंग स्टार को कैच करो जो कि इम्पॉसिबल है। दूसरा टास्क बताते हैं प्रोड्यूस अ चाइल्ड फ्रॉम मैनड्रेक रूट, मैनड्रेक ट्री, जो कि एक वुमन जैसा या मैन जैसा रिसेंबल होता हुआ पेड़ होता है, ट्री होता है, उससे भी आप एक बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। वेयर पास्ट ईयर्स हैव गॉन, आप जो तीसरा टास्क वो बता रहे हैं हमें वो ये है कि रीडर को बता रहे हैं वो ये है कि आप जाकर
ये पता कर सकते हैं कि जो पीछे बीते हुए वर्ष है, साल है, पास्ट ईयर से वो कहाँ चले गए, ये भी आप पता कर सकते हैं। फोर्थ टास्क जो डिफ़िकल्ट है वो ये बताते हैं, जो कि एक माइथोलॉजी से रिलेटेड है, कि डेविल्स के फूट को पकड़ा जा सकता है। फिफ्थ इज़ मरमेड की सिंगिंग को कैसे सुना जाए, ये भी आप मुझे सिखा सकते हैं। मरमेड जो कि एक मछली को बोला जाता है, जो कि एक रियल इमेज नहीं है, एक इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है, तो उसके भी सिंगिंग को सुना जा सकता है। और 6 नंबर की जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो ये बताते हैं कि आप जेलसी, जिसको कि इंसान की फितरत में माना गया है, उसको भी इंसान की फितरत से रिमूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड 7th जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो है कि आप ये भी रीड कर पा सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि किस तरह से एक ऑनेस्ट पर्सन का माइंड प्रोग्रेस करता है। ये सातों टास्क आप कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं कर सकते कि कोई एक वुमन इस वर्ल्ड में फेथफुल है, यानी कि कोई भी जो लेडी है वो फेथफुल नहीं हो सकती। तो फर्स्ट स्टेंजा में ये 7 टास्क को कंपेयर किया गया था फेथफुलनेस से, कि फेथफुल हो ही नहीं सकती कोई लेडी, चाहे आप इस तरह के 7 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेंजा सेकेंड में हम पढ़ते हैं कि अगर आप सुपर नेचुरल पावर लेके भी जन्मे हो, या फिर आप 10,000 डे एंड नाइट्स तक चलकर आप वॉक करके आए हो, तब तक आपने इस दुनिया का भ्रमण किया हो या वॉक किया हो, जब तक कि आपके हेयर वाइट ना हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 27 ईयर्स तक आप वॉक करें और फिर रिटर्न आए, वापस आए, अपनी यात्रा पूरी करके वापस आए 10,000 डेज के बाद, तब भी आप अपनी उस यात्रा में किसी एक औरत को नहीं फाइंड कर पाएंगे जो कि ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो, वो ऑनेस्ट भी हो। ऐसी वुमन को आप नहीं पा सकते। तो ये है स्टेंजा सेकंड, जिसमें उन्होंने बताया कि चाहे आप 10,000 डेज घूम कर ढूंढो जब तक कि आप बाल सफ़ेद ना हो जाए, या फिर आपकी कोई सुपर नेचुरल पावर आपके पास हो, तब भी आप एक फेथफुल वुमन को नहीं ढूंढ पाएंगे। स्टेंजा नंबर 3 में हमें ये बताते हैं कि वो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी तरह से उस फेथफुल वुमन को ढूंढने में, कि लो मैंने तो भैया ये ढूंढ दिए फेथफुल वुमन, ये बहुत ही फेथफुल है और ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि इसने डिसीव नाम की कोई चीज़ है, तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि आप मुझे ये लेटर लिखें कि मैंने एक फेथफुल वुमन को ढूंढ लिया है, उससे पहले वो लेटर मेरे तक पहुंचेगा, उससे पहले वो जो औरत है वो अनफेथफुल हो चुकी होगी, उसका फेथ ख़त्म हो चुका होगा। तो आगे पोइट कहते हैं कि ऐसी वुमन को ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अगर आप मुझे ये कह दें कि वो औरत मेरे बिल्कुल पास ही में रहती है या पास में ही में है और मैं जाकर उससे मिलूं जो कि फेथफुल है, तब भी मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जब तक कि मैं उससे मिलने जाऊंगा वो औरत फर्स्ट नहीं रहेगी, यानी सेकेंड या थर्ड बन चुकी होगी, यानी उसके 2-3 बॉयफ्रेंड बन चुके होंगे और वो डिसीव्ड हो। पोएम नंबर 3 डेफोडिल्स, जो कि लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट हुए थे। ये कंपोज हुई थी 1802 में, बट इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1807। 1807 में ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी। ये पोएम जब पोइट के भाई की डेथ हो गई थी और वो अकेला फील कर रहे थे, लोनलीनेस फील कर रहे थे, उसके बाद एक दिन वो अपनी बहन डोरोथी के साथ एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डेफोडिल्स एक्चुअली कुछ फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनको कहा जाता है। तो वो डेफोडिल्स फ्लावर्स से एनकाउंटर होते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर वो डेफोडिल्स फ्लावर्स देखते हैं और उन डेफोडिल्स फ्लावर्स को देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनका सारा पेंसिव मूड चेंज हो जाता है और एक हैप्पी मूड में वो आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 1 से, जिसमें वो कहते हैं कि क्लाउड्स की तरह मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ या बहुत अकेला हो गया था। क्लाउड्स कैसे, जो कि वैलीज़ में और हिल्स के ऊपर हाइट पर बहुत सारे क्लाउड्स अकेले घूम रहे हैं, लोनलीनेस में घूमते हैं और जैसे कि बिल्कुल वो लोनली होते हैं उस तरह, ठीक उसी तरह मैं भी बिल्कुल लोनली हूँ। तभी मैं एक बार गोल्डन डेफोडिल्स
के क्राउड को देखता हूँ, बहुत सारे असंख्य अनगिनत अनकाउंटेबल डैफोडिल्स के सामने आता हूँ। जब मैं जंगल में घूमता हूँ तो बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखता हूँ जो कि एक लेक के किनारे थे और ट्रीज़ के नीचे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। वो जैसे जैसे ब्रीज के साथ हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं, हवा के साथ झूम रहे हैं, डांस कर रहे थे। तो इस तरह का एक बहुत ही ब्लिसफुल मूड उनका हो गया था उनको देखकर। स्टेंजा नंबर 2 में पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से काउंटलेस स्टार्स होते हैं किसी मिल्की वे में, ठीक इसी तरह से उन्होंने डैफोडिल्स को भी काउंटलेस, बहुत सारे अनगिनत डैफोडिल्स वो देखते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स एक ग्लेंस में देखे जो कि सर उठाए डांस कर रहे थे। मैं उनको देख पा रहा था कि वो किस तरह से हवा के साथ साथ झूम रहे हैं। स्टेंजा नंबर 3 में हम देखते हैं कि डैफोडिल्स के पास में जो वेव्स हैं, यानी उसके पास में जो एक लेक है उसमें जो वेव्स हैं वो भी उन डैफोडिल्स को झूमता हुआ देखकर डांस करने लगती है। लेकिन उनका जो डांस है वो डैफोडिल्स के डांस के सामने फीका पड़ जाता है। और इसके आगे पोइट कहते हैं कि कोई भी पोइट अगर इसे सीन को देखता है तो वो ट्रांसफिक्स्ड हो जाता है, वो उसको देखता रह जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी वेल्थ को अपने साथ लेकर जा रहा है। स्टेंजा नंबर 4 में पोइट कहते हैं कि जब भी मैं वापस लौट आया और जब भी मैं अकेला होता हूँ और पेंसिव मूड में होता हूँ, बहुत ही बुरे मूड में होता हूँ, तब मुझे वो सीन याद आ जाता है डैफोडिल्स का और मैं खुद झूम उठता हूँ। उन झूमते हुए डांस करते हुए डैफोडिल्स को मैं देखकर मेरा मूड जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, ब्लिसफुल हो जाता है, हैप्पी मूड में हो जाता हूँ। तब मैंने ये जाना कि किस तरह से डैफोडिल्स ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, मेरे पेंसिव मूड को एक हैप्पी मूड में चेंज कर दिया। पोएम नंबर 4, ओड टू द वेस्ट विंड। ये लिखा है पीबी शेले ने और ये एक ओड है। ओड क्या होता है? किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी गई पोएम को हम ओड बोलते हैं। तो ये भी एक ओड है जो कि वेस्ट विंड को ग्लोरीफाई, उसको बहुत ताकतवर शक्तिशाली बताने के लिए लिखा गया है। ये लिखा गया था 1819 में, 1819 में पीबी शेले के द्वारा और पब्लिश हुआ था 1820 में। पब्लिश इसको करवाया था चार्ल्स ओलियर ने, जो कि लंदन में हुआ था। ये कैसिन वुड जो कि फ्लोरेंस के पास है इटली में, वहाँ पर ये पोएम लिखी गई थी। ये आयम्बिक पेंटामीटर में, जो कि 5 सेट्स के होते हैं, उसके अंदर लिखा गया है, यानी इसका जो पेंटामीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। इस पोएम में एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। एलिटरेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। यहाँ पर वाइल्ड, वेस्ट, विंड, यहाँ पर डब्ल्यू, ये वह वर्ड जो रिपीट हो रहा है वो एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि वेस्ट विंड को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया, एज ए पर्सन ट्रीट किया गया, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। और एपोस्ट्रोफी का यहाँ पर बार बार यूज़ किया गया है। तो आइए स्टेंजा फर्स्ट, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है। स्टेंजा फर्स्ट की या पार्ट फर्स्ट की हम अगर बात करें तो पोइट जो है वो वेस्ट विंड को सिंबल ऑफ डेथ के रूप में यूज़ करता है। वो ये बताता है कि जो वेस्ट विंड है वो डेथ का सिंबल है। क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें जो कलर्स बताए गए हैं वो येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड, ये सारे कलर्स जो कि डेथ को सिंबलाइज करते हैं, बीमारी की याद दिलाते हैं, ब्लड रेड की याद दिलाते हैं। तो इस तरह से इसको वेस्ट विंड को एज ए डेथ सिंबल के रूप में बताया गया है। पोइट यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है कि वो अपने चैरियट के साथ, अपने रथ के साथ आती है और पतझड़, जो कि वेस्ट विंड जो कि पतझड़ में आती है, वो डेड लीव्स को वहाँ से बहा कर उठा कर ले जाती है। यानी सूखे पत्ते जो होते हैं, वो पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें चलने वाली वेस्ट विंड, उसमें चलने वाली जो पश्चिमी हवाएं हैं वो वहाँ से सूखी पत्तियों को उड़ा कर ले जाती है। जो वेस्ट विंड इन लीव्स को उड़ाती है वो अपने साथ सीड्स को भी उड़ा कर ले जाती है, और जैसे कि कोई कॉप्स हो, कोई शव हो, इस तरह से वो उड़ा कर ले जाती है। और
जब तक कि उसकी सिस्टर स्प्रिंग नहीं आ जाती और उन्हें नया जीवन नहीं दे देती। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वेस्ट विंड उन डेड लीव्स को उड़ा कर ले जाती है, उनको ज़मीन में दबा देती है सीड्स को, और जो स्प्रिंग है जब वो आती है तो इनको नया जीवन देती है, यानी नई कोंपलें खिलती है, और जो डिस्ट्रॉयर है वो वापस से एक प्रिजर्वर के रूप में उभर के आता है। सो वेस्ट विंड का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की हम बात करें तो इसमें वेस्ट विंड को बोला गया है कि वेस्ट विंड जो है वो सिर्फ लीव्स को ही नहीं स्कैटर्ड करती है, सिर्फ पत्तियों को ही नहीं बिखेरती है, बल्कि जो आसमान में क्लाउड्स है उनको भी वो मूव कराती है। आसमान में क्लाउड्स को भी वो विंड इधर से उधर ले जाती है, और जहाँ पर उनको बरसना है उस स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ उनको मूव कराती है। यहाँ पर वेस्ट विंड को पावरफुल, ब्यूटीफुल और ड्यूटीफुल ऑल्सो, यानी कि उसकी ड्यूटी, पावर और सबको बताया गया है। तो वेस्ट विंड को बादल को भी मूव कराने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड, उसमें मेडिटेरेनियन सी की पीस को वेस्ट विंड भंग कर देती है। उसको सोते हुए, सपने देखते हुए शांत समुद्र में जब ये ज़ोर से चलती है तो उसकी पीस भंग हो जाती है। आगे बताया गया है कि अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक जो सी है, ओशन है, उसका पानी इस वेस्ट विंड की वजह से बीच में से पाथ बन जाता है, यानी पानी बीच में से कट जाता है, उसमें सूखी पत्तियां गिर जाती है। इस तरह से वेस्ट विंड की ताकत इतने बड़े सी को, इतने बड़े ओशन को भी पाथ देने के लिए मजबूर कर देती है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में बताया गया है कि काश में सूखी पत्तियां होता तो मैं तेज़ हवा के साथ उड़ जाता, यानी वेस्ट विंड मुझे भी उड़ा ले जाता। अगर मैं क्लाउड होता तो तुम मुझे अपने साथ बहा लेती। अगर मैं कोई लहर होता, अगर मैं कोई वेव होता तो मैं तुम में शामिल हो जाता। और अगर मैं अपने बचपन में होता तो तुम्हारी जितनी मुझ में एनर्जी होती। ओ विंड, नेक्स्ट जो लाइन से उसमें बोलता है पोइट कि ओ विंड मुझे एक पत्ते की तरह उड़ा कर ले चलो, क्योंकि मैं इस जीवन से परेशान हो चुका हूँ, मैं फेडअप हो चुका हूँ, मैं ब्लडिश हो चुका हूँ। मीन्स मुझे एनर्जी नहीं रही है मुझ में, मैं बहुत ही एम्बरेस्ड फील कर रहा हूँ, तो मुझे एक पत्ती की तरह उड़ा कर ले चलो। लास्ट पार्ट जो कि फिफ्थ पार्ट में, उसमें पोइट वेस्ट विंड को और भी ताकतवर बताता है, और वो कहता है कि हे वेस्ट विंड, ओ विंड, मुझे तुम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो अपना, मुझे अपनी वीणा बना लो, या मुझे अपना गिटार, सितार, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो मुझे बना लो, ताकि मुझ में से एक सैड सॉन्ग निकलेगा, सैड धुन निकलेगी, और मेरे डेड थॉट्स, मेरे जो विचार हैं जो मर चुके हैं, उनको यूनिवर्स में डेड लीव्स की तरह तुम फैला दोगी, और वही डेड लीव्स फिर न्यू थॉट्स होकर जन्म लेंगे। मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को राख की तरह तुम फैला दो, पूरे संसार में फैला दो, और पूरे वर्ल्ड में ये बिगुल बजा दो कि अगर डेथ होती है तो फिर जन्म भी होता है, अगर कोई मरता है तो फिर नया जीवन भी होता है, अगर लीव्स डेड हो जाती है तो नई कोंपलें भी खिलती है। यानी यहाँ पर लास्ट में आकर पोइट ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ जीवन में एम्बरेसमेंट नहीं है, सिर्फ दुख नहीं है, अगर दुख है तो उसके साथ सुख भी है। तो इस तरह से इस ओड में वेस्ट विंड को बहुत ही ताकतवर, बहुत ही महान बताया गया। और यह भी दूसरा जो मैसेज इसमें दिया गया है वो ये है कि अगर जीवन में दुख है तो सुख भी आना निश्चित है, रात है तो दिन भी आएगा। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। हमारी अगली पोएम जो कि फिफ्थ है वो है ओड टू अ ग्रीशियन अर्न, और जो लिखी गई थी 1819 में इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स के द्वारा। आइए स्टेंजास के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में जो जॉन कीट्स है वो एक अर्न के बारे में बात करता है। अर्न मतलब होता है कलश, उसके ऊपर कुछ चित्रकारी की हुई है, कुछ पिक्चर बनी हुई है। उस अर्न को देखकर वो एकदम से वंडर करने लगता है, उस पर बनी हुई चित्रकारी से वो बहुत ही एस्टोनिश्ड हो जाता है, और उसके बारे में वो उस अर्न को एड्रेस करता है कि हे अर्न, तुम इमोर्टल हो, तुम्हारे ऊपर बनाई हुई ये पिक्चर्स है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी, चाहे जनरेशन्स टू जनरेशन चली जाए।
तो आगे वो बात करता है कि तुम एक अनरेविस्ड ब्राइड हो। अनरेविस्ड ब्राइड का मतलब होता है ऐसी दुल्हन जिसको अभी छुआ न गया हो। तो तुम एक अनरेविस्ड ब्राइड हो, किसकी? क्वाइटनेस की अनरेविस्ड ब्राइड हो। उसके आगे पोइट बोलता है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम की एक फोस्टर चाइल्ड भी हो। फोस्टर चाइल्ड मीन्स अडोप्टेड चाइल्ड। तुम गोद लिया हुआ बच्चा हो साइलेंस और स्लो का। ये बात किसको बोली जा रही है? अर्न को। तुम एक हिस्टोरियन हो जो बहुत सी कहानियाँ हमें सुना रहा है, हमें उस डिपिक्टेड पिक्चर की वजह से हम कहानियाँ जान पा रहे हैं। तो इस तरह से तुम एक हिस्टोरियन भी हो। तो वो वंडर करता है और पूछता है कि क्या तुम पर क्या डिपिक्टेड है, क्या तुम्हारे ऊपर पिक्चर्स बनी हुई है, और वहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हुई है उसमें जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। ग्रुप ऑफ मेन, एक बॉयज़ का जो ग्रुप है वो चेस कर रहा है किसको? कुछ लेडीज़ को, कुछ औरतों को या कुछ वुमेन को वो चेस कर रहा है, पीछा कर रहा है, परस्यू कर रहा है। तो उनकी क्या स्टोरी रही होगी, और जो वुमेन है वो अपने आप को स्ट्रगल कर रही है, वो अपने आप को एस्केप करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो वो कहता है कि ये कहाँ से आए हैं, ये क्यों इनका पीछा कर रहे हैं, और उन लड़कियों के बारे में भी बताता है जो कि बचने के लिए स्ट्रगल करती है। उसमें जो डिपिक्टेड पत्तियां हैं, जो लीव्स है, वो क्या बता रही है। उसमें एक बॉय है जो पाइप बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, वो कहाँ से आया है, वो क्या बजा रहा है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस वो फर्स्ट स्टेंजा में उस अर्न को पूछता है। स्टेंजा सेकंड, इसमें जो पाइप बजा रहा है, जो बांसुरी बजा रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो धुन है बजाई जा रही है वो इन सेंसुअल ईयर्स से नहीं सुने जा सकते। ये हिडन साउंड है, अनहर्ड साउंड है, जो कि आत्मा से सुनी जाने वाली है। वो लड़का जो पेड़ के नीचे बैठकर पाइप बजा रहा है वो अब उस धुन को कभी नहीं छोड़ पाएगा। उसके सॉन्ग कभी ओल्ड नहीं होंगे, वो बजाता रहेगा, क्योंकि वो जो पाइप है वो हमेशा बजता रहेगा, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। वो पेड़ हमेशा हरे रहेंगे क्योंकि वो बन चुके हैं, है ना, उस अर्न पर बन चुके हैं। तो वो अब कभी सूखेंगे नहीं क्योंकि उस पिक्चर में वो बने हुए हैं। वो लेडी जिनका पीछा वो बॉयज़ कर रहे हैं, वो बॉयज़ कभी उन लेडीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे और किस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कहता है कि तुम निराश मत होना, बॉयज़ को कहता है कि तुम निराश मत होना, क्योंकि वो जो लेडीज़ है जिनका तुम पीछा कर रहे हो वो हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी, क्योंकि इस अर्न में अब ब्यूटीफुल है, उनको कोई नहीं मिटा सकता। तो वो हमेशा वहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है वो वैसी की वैसी रहने वाली है। स्टेंजा थर्ड में वो उन टहनियों को बोलता है कि हे टहनियों, तुम अब अपने पत्ते कभी नहीं गिराओगी, यानी तुम्हारे ऊपर पतझड़ कभी नहीं आएगा, तुम हमेशा स्प्रिंग में ही रहोगी। वो जो पाइप है, जो साउंड है, वो हमेशा बजता रहेगा। वो लवर्स जो चेस कर रहे हैं वो हमेशा वार्म रहेंगे, उनमें उतनी ही यंग रहेंगे, ताजगी रहेगी। और वो बॉयज़ हमेशा थके हुए ही रहेंगे, उनकी सांस हमेशा चढ़ती रहेगी, क्योंकि अब वो कभी नहीं रुक पाएंगे। जो कि दौड़ रहे हैं वो उस अर्न पर डिपिक्टेड हो चुके हैं। तुम सारे ह्यूमन पेशेंस से अब दूर हो चुके हो, तो अब तुम हमेशा यंग रहोगे। नेक्स्ट स्टेंजा में एक गाय का पिक्चर है जिसको किसी एल्टर की तरफ सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाया जा रहा है एक प्रिस्ट के द्वारा। एक प्रिस्ट जो है वो एक गाय को वहाँ पर एल्टर की तरफ उसकी के बलि देने के लिए ले जा रहे हैं, जो कि एक प्रोसेशन है, उसमें बहुत सारे लोग भी हैं। तो वो ये देखकर बोलता है पोइट कि ये सारे लोग कहाँ से आए हैं, और जिस जगह से ये आए हैं वो प्लेस जो कि पहाड़ों के पास होगी, वो प्लेस या वो गांव खाली हो गया होगा। अब वो हमेशा के लिए वो गांव खाली ही रहेगा, क्योंकि इस अर्न पर ये बन चुके हैं और ये लोग वापस कभी वहाँ पर नहीं जाने वाले। तो वहाँ पर अब कोई नहीं बचेगा जो ये बता पाए कि ये सारे के सारे लोग कहाँ गए हैं। स्ट्रेंजर नंबर 5 में ये उस अर्न को बोलता है कि तुम एटिक शेप हो, तुम्हारा जो शेप है वो एटिक शेप है, और तुम ऐसा दृश्य बता रहे हो, ऐसी पिक्चर बता रहे हो जिसमें मेन हो या फिर वुमन हो, वो मार्बल बन गए हैं, यानी वो वहीं पर रह गए हैं, वहीं पर जम गए हैं, सारे पत्ते वहीं पर रहने वाले हैं, घास भी वहीं पर रहने। तुम साइलेंट हो, लेकिन तुम ये सारी स्टोरी अभी भी बता रहे हो, और ये जनरेशन जो अभी चल रही है, यानी कि अभी मेरी जनरेशन जब वो ओल्ड हो जाएगी तब भी तुम यंग रहोगे, तब भी तुम ऐसे ही रहोगे, और इसी तरह से तुम स्टोरीज़ को सुनाते रहोगे। और हे अर्न, तब तुम ये ज़रूर बताओगे कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, कि ब्यूटी हमेशा ट्रूथ होती है, ट्रूथ हमेशा ब्यूटी होता है। यही अर्थ पर सच्चाई है कि सत्य हमेशा सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है, और ये बात सबको जाननी भी चाहिए। इस तरह से ये ओड यहीं पर ख़त्म होता है।
पोएम नंबर 6 माई लास्ट डचेस, इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये माई लास्ट डचेस लिखा है। डचेस का मतलब होता है रानी। तो यहाँ पर ड्यूक फेरारा है, वो अपनी रानी के एक पिक्चर के बारे में बता रहा है। और बता किसको रहा है? उसकी शादी किसी और राजा की बेटी से होने वाली है, और उस राजा ने एक मैसेंजर को उसके पास भेजा है, ड्यूक फरारा के पास। तो उस मैसेंजर को ये ड्यूक फरारा अपनी पुरानी रानी की पिक्चर को बता रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो ये जो पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें एक आदमी किसी दूसरे आदमी को कुछ बात बताता है, लेकिन दूसरा आदमी बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, यानी वो अकेला ही बात करता है, इकलौता ही बात करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं, यानी कि ये स्टेंजाज में ना होकर के कपलेट्स में है, जिसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं। ये आइम्बिक पेंटामीटर में है। तो आइए जानते हैं। ड्यूक फेरारा जो कि मैसेंजर को बता रहा है कि ये मेरी एक पिक्चर दिखाते हुए ऊपर जाता है और एक पिक्चर बताता है जिस पर उसकी पुरानी रानी पे, जो पिछली रानी थी, लास्ट डचेस थी, उसकी पिक्चर है, वो दीवार पर है। और वो कहता है कि देखो इस पिक्चर को कि ये कितनी लाइव लग रही है, कितनी जीवंत लग रही है, ऐसे लग रही है कि वो अभी उस दीवार से निकलकर बाहर आ जाएगी, उस पिक्चर से निकलकर बाहर आ जाएगी। तो इतनी लाइव ये पिक्चर है। ये फ्रा पेंडोल्फ ने मेरे लिए बनाई है, पूरे एक दिन की मेहनत के बाद। फ्रा पेंडोल्फ एक बहुत बड़ा प्रिस्ट था, तो उसने मेरे लिए काम करके ये पिक्चर मेरे लिए बनाई है। ये देखो कितनी लाइव लग रही है। अब तुम्हारे मन में ये बात आ रही होगी कि इतने अच्छे एक्सप्रेशन जो कि उसमें दिख रहे हैं वो कैसे दिए होंगे, लेकिन तुम ये बात मुझे पूछ नहीं सकते। ऐसे और भी लोग होते हैं जिनको मैं दिखाता हूँ, तो वो भी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कर्टन सिर्फ तुम्हारे लिए हटा रहा हूँ, मैं किसी और को ये पिक्चर नहीं दिखाता हूँ। नेक्स्ट आगे ड्यूक फरारा जो है वो बोलता है कि देखो इसकी जो ब्लशिंग्स है, इसके जो चिक्स पर जो ब्लशिंग है, गालों पर जो लालिमा है, वो केवल अपनी इसलिए नहीं है कि उसका पति यानी कि मैं उसके सामने प्रेजेंट था या मैं उसके सामने आ गया था। फ्रा पेंडोल्फ के किसी भी छोटे से कमेंट से भी ये ब्लशिंग आ सकती थी, यानी उसके चेहरे पर जो ब्लशिंग आ रही है वो इसलिए नहीं कि मेरी वजह से आ रही है या मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, ये किसी भी छोटी सी बात से भी आ जाती थी। तो हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ जो कि उस वक्त पिक्चर बना रहा था, उसने ये कह दिया हो कि देखो ये शॉल तुम्हारी कलाई को कुछ ज़्यादा ही ढक रही है। बस इतनी सी छोटी बात पर भी उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी, यानी उसकी चेहरे पर खुशी लाने के लिए इतनी सी बात भी काफ़ी थी। आगे उसको ये बताता है मैसेंजर को, ड्यूक फेरारा, कि उसके पास एक ऐसा मासूम हार्ट था, एक ऐसा सिंपल सा हार्ट था कि वो बहुत ही जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। उसे हर चीज़ पसंद थी, चाहे वो हीरो का हार हो, चाहे वो डूबता सूरज हो, चाहे कोई उसको चेरीज़, गार्डन में से चेरीज़ लाकर भी तोड़कर दे देता था, तब भी वह खुश हो जाती थी। यानी छोटी छोटी बातों से वह खुश हो जाती थी। ब्रशिंग्स उसके चिक्स पर आ जाती थी। चाहे किसी वाइट खच्चर पर भी वो बैठ जाती थी, तब भी उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी। यानी वो हर छोटी से छोटी चीज़ पर वो खुश हो जाती थी। नेक्स्ट वो बोलता है कि वो हर एक चीज़ के लिए सबको थैंक्स बोलती थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो सबको थैंक्स बोलती थी, वो हर चीज़ से खुश हो जाती थी, लेकिन मेरी चीज़ों का कंपेयर वो किसी और से कैसे कर सकती? यानी वो मेरे लिए खुश हो ये बात तो ठीक है, लेकिन हर किसी छोटी चीज़ के लिए वो खुश हो जाती थी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वो मेरा कंपैरिजन में स्पेशल था और मेरा कंपैरिजन वो हर छोटी चीज़ से कर देती थी। मैंने अपना नाम उसको दिया, 900 ईयर्स पुराना नाम उसको दिया, मैं ड्यूक था, मैंने उसको रानी बनाया, लेकिन वो हर छोटी बात से खुश हो जाती थी, उसके लिए मैं कोई स्पेशल नहीं था। ये बात मुझे पसंद नहीं थी। फिर आगे वो बोलता है कि मुझे घुमा फिरा कर बात कहना नहीं आता। हो सकता है कि तुम उसमें माहिर हो, ये स्किल तुम में भी होगी कि तुम अपनी पत्नी को घुमा फिरा कर बात कह दो, लेकिन मैं ये उसको नहीं कहता था कि तुम ये गलत कर रही हो, कि तुम अपने हद से बाहर जा रही हो, कि तुम इतना इंपॉर्टेंस किसी और को कैसे दे सकती हो। मैं अगर उसे वो समझाता भी तो शायद वो समझ जाती, लेकिन मैं इस तरह से उसको समझाना, मेरा उसके सामने झुकना होता, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। यानी मैं उसके सामने बिल्कुल झुकूंगा नहीं। वो अपने पास से गुजरने वाले हर शख्स से खुश हो जाती थी। वो सबको वैसे ही स्माइल देती थी जैसे कि वो मेरे पास, जब मैं उसके पास से गुजरता था तब मेरे को देती थी। तो फिर मुझ में और उनमें क्या कमी रह गई? वो सबके साथ सेम ट्रीट करती थी। मेरी स्माइल, मुझे दी जाने वाली स्माइल वो दूसरों को भी दे देती थी। तो मैं ये सब सहन नहीं कर सकता था, और एक दिन मैंने अपने कमांडोज़ को, अपने लोगों को
कुछ कमांड किया और ये जो स्माइल थी वो हमेशा के लिए रुक गई। वो आज हमारे सामने लाइव खड़ी है और उसकी स्माइल भी हमारे सामने खड़ी है। फिर वो आगे मैसेंजर को बोलता है कि तुम उठो, नीचे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जाते हुए वो रास्ते में उसको बताता है एक और पिक्चर के बारे में कि देखो तुम्हारा मास्टर हो सकता है कि मेरी सारी शर्तों को मान लेगा, मेरी दी हुई सारी डोवरी यानी मेरी मांगी हुई सारी डोवरी को मान लेगा, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारे मास्टर की बेटी के अंदर। आगे जाते हुए वो बोलता है कि देखो वो जो पिक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है जिस पर गॉड नेपच्यून बने हुए हैं और वो एक सी हॉर्स पर बैठे हुए, ये पिक्चर मेरे लिए बनाई थी। ये बहुत ही रेयर पीस है, रेयर पिक्चर है जो कि मेरे लिए क्लोस ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए बनाई थी। ये बात बोलते हुए यह जो पोएम है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पोएम है पोएम नंबर 7 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो लिखी है नसीम एज़किल ने। नसीम एज़किल का जन्म हुआ था 1924 में और ये पब्लिश्ड हुई थी 1965 में। वो एक इंडियन भी थे, लेकिन ये पोएम जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है। स्टेंजा नंबर 1, नसीम एज़किल यहाँ बताते हैं, अपने गांव की एक घटना बताते हैं उनकी माँ के साथ जो हुआ था कि मेरी माँ को एक नाइट में एक स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू ने काट लिया। उस रात भयंकर बारिश हो रही थी और काटने के बाद वो जो स्कॉर्पियन था वो चावल के एक बोरे के पीछे छुप गया। स्टेंजा नंबर 2 में बताते हैं कि फिर वो उस रात में भयंकर बारिश की रात में वो रिस्क ले रहा था उस घर से बाहर जाने की, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाया। लोगों ने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। स्टेंजा नंबर 3 में बताया गया है कि जब लोगों को ये बात पता चली तो पूरे गांव वाले मेरे घर पर मक्खियों की तरह आ गए। मक्खियों की तरह आना यानी पूरा गांव यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए और आकर वो उस बीमारी के बारे में बातचीत करने लगे। बाद में वो बात करने लगे। लोग जो थे वो सारे लालटेन्स के साथ आए थे, बहुत सारे लैंटर्न्स के साथ आए थे। बहुत सारी लालटेन थी उनके हाथों में और उनकी लालटेन जो उस रात में जो शेडो बना रही थी तो उन लोगों की शेडो ऐसे लग रही थी मानो कि बहुत बड़े स्कॉर्पियन हो, मतलब बहुत जाइंट स्कॉर्पियन हो, ऐसी उनकी शेडो लग रही थी। उन्होंने बिच्छू को ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 5, वो लोग आपस में बातें करने लगे कि अगर उस बिच्छू को पैरालाइज हो जाए, वो स्टिल हो जाए, वो रुक जाए तो जहर का असर कम हो जाएगा, पॉइज़न कम पड़ जाएगा। अगर वो बिच्छू मर जाए तो वो असर कम हो जाएगा। कुछ लोग कहने लगे कि मेरी माँ को कि अगर तुम्हारी सफरिंग यानी जो तुम दर्द झेल रही हो वो दर्द तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्य को कम करेगा, अगले जन्म के जो कर्म है बुरे कर्म उनको कम करेगा। कुछ लोग बोलने लगे कि ये जो दर्द है वो इससे तुम्हारे जो अच्छे और बुरे कर्म है वो बैलेंस हो जाएंगे। कुछ लोग बोलने लगे कि ये जहर तुम्हारे डिज़ायर को प्योरीफाई कर देगा, तुम्हारी मन की जो इच्छाएँ होती है, जो बहुत इच्छाएँ जो कि अपने बुरे कर्मों को जन्म देती है वो भी उनको प्योरीफाई करेगा। लोग माँ के चारों तरफ बैठ गए, चारों तरफ वो झुंड बना के बैठ गए। भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगी, और ज़्यादा लैंटर्न्स आने लगे, लेकिन मेरी माँ करवटें बदल रही थी, दर्द से काँप रही थी और दर्द बहुत ज़्यादा उनको हो रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा जो कि 7 स्टेंजा है उसमें जो ऑथर है या पोइट जो है वो बोलते हैं कि मेरे जो फादर थे वो इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थे। उन्होंने अपने वो जो एक साइड में बैठकर सब अपनी सारी पॉसिबल एफर्ट्स कर रहे थे, वो पाउडर लगा रहे थे, वो सारी जड़ी बूटियाँ हर्ब्स लगा रहे थे ताकि माँ की जो पॉइज़न है वो कम हो सके, उसका असर कम हो सके, दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने यहाँ तक कि उनकी जिस उंगली पर उस स्कॉर्पियन ने काटा था उस उंगली को थोड़ा सा जला दिया था। मैं अपनी माँ की उंगली को जलता हुआ देख रहा था ताकि जहर कम हो जाए। नेक्स्ट स्टेंजा जो कि लास्ट है, 20 घंटे के अथक प्रयासों के बाद 20 घंटे के बाद मेरी माँ की बॉडी से जहर की रिकवरी हो गई, लेकिन मेरी माँ ने उठते ही सबसे पहले जो बोला वो ये था कि भगवान का शुक्रिया, भगवान का थैंक्स कि उन्होंने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो कहना चाहते हैं कि एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए किस तरह का होता है। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम पर जो कि है कमला दास की डांस ऑफ यूनक्स। यूनक्स क्या होता है? यूनक्स किन्नर को बोलते हैं जो कि न्यूट्रल जेंडर होता है। तो डांस ऑफ यूनक्स यहाँ पर कमला दास की पोएम है, उसके बारे में हम जानेंगे।
14 साल की उम्र में ही किसी मैन के हर्ट करने पर शायद ये पोएम लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। उसकी इनर फीलिंग को इस पोएम में बताया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। बचपन में जो कमला दास थी उनका नाम था माधवी कुट्टी और बाद में शादी के बाद उनका नाम कमला दास पड़ा। ये मलयालम और इंग्लिश दोनों में लिखती थी। इनका जन्म हुआ था 1934 में और 2009 में इनकी डेथ हुई। आइए जानते हैं कमला दास की पोएम के बारे में। कमला दास बोलती है कि गर्मी के दिन थे और वहाँ पर कुछ किन्नर डांस करने के लिए आए थे। जब वो डांस कर रहे थे तो उनके स्कर्ट्स गोल गोल घूम रहे थे, उनके हाथों में मंजीरे थे जो बज रहे थे, पायल बज रही थी। वो गुलमोहर के पेड़ के नीचे डांस कर रहे थे, उनकी चोटियाँ उड़ रही थी, उनकी आंखें चमक रही थी। वो डांस पर डांस किए जा रहे थे, डांस पर डांस किए जा रहे थे। कुछ लोग उनमें से, कुछ यूनक्स उनमें से काले थे, कुछ गोरे थे। उनके गालों पर ग्रीन टैटूज़ लगे हुए थे, बालों में जैस्मिन के फूल थे, उनकी खुशबू आ रही थी। उनकी आवाज़, कुछ यूनक्स की आवाज़ बड़ी हार्श थी, तो वो इसलिए गा रहे थे वहाँ पर या डांस कर रहे थे क्योंकि कुछ लवर्स मरे थे या फिर उन लोगों के लिए या उन अजन्मे बच्चों के लिए गा रहे थे जो अभी जन्मे ही नहीं थे। कुछ यूनक्स ड्रम बजा रहे थे और कुछ छाती पीट रहे थे। वो पतले थे दिखने में, वो बहुत ड्राई भी थे। वो बॉडी को ट्विस्ट कर रहे थे, जैसे कि वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि चिता की अधजली लकड़ियाँ हो जो जली भी ना हो। उन सभी में मानो ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ के लिए कोई प्यास थी, कोई तड़प थी। वहाँ पर बच्चे उनको घूर रहे थे और वहीं पर आगे जो कमला दास है वो बोलती है कि आसमान में गड़गड़ाहट हुई। उससे पहले पेड़ पर कुछ कौवे शांत बैठे हुए थे, उन्हें देख रहे थे। आसमान में तभी गड़गड़ाहट होती है, बहुत बड़ा तूफान आता है, बिजली चमकती है, लेकिन बहुत हल्की बारिश होती है और उस हल्की बारिश ने मिट्टी के साथ मिलकर, जिसमें कि छिपकली और चूहों का यूरिन था, उसके साथ मिलकर चारों तरफ बहुत ही गंदी बदबू फैला दी थी। इसी के साथ कमला दास की ये पोएम ख़त्म होती है।